Hi everyone, I am Harshita and welcome back to my channel. So last time हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस लास्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था. उसके बाद कल मैंने एक और वीडियो डाली थी, अ डिटेल लेक्चर ऑन वैस्क्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी, बेसिकली द सर्जिकल मेथड्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी. ठीक है, उस पर पूरा डिटेल लेक्चर डाला था. उसका एक प्लस पॉइंट वॉज कि मैंने उसके अंदर ना लास्ट आई गेस 23 ईयर्स में जितने भी PYQs आए थे ना वो सारे इंक्लूड करके डाले थे. आई होप आपने वो देख लिया हो. अगर नहीं देखा तो गो थ्रू दैट एंड जो PYQs है वो जरूर एक बार देख लेना. लास्ट के आई गेस 5 मिनट्स में. ठीक है, तो वी आर ऑन द चैप्टर नंबर 5 आई गेस. नेक्स्ट चैप्टर हमें स्टार्ट करना है, दैट इज प्रिंसिपल मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. आज हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस स्टार्ट कर रहे हैं. उसकी बेसिकली हम 5 to 6 days में वो पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, होप फॉर द बेस्ट एंड पढ़ते रहो. अभी लेट्स स्टार्ट द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. मैं नोट्स बनाकर लेके आई हूँ, बस मेरे साथ साथ पढ़ते रहो एंड याद करते रहो उसे. एक क्वेश्चन था मेरा कि जैसे मैंने नोट्स तो बना लिए, बट आई एम थिंकिंग कि अब मैं जैसे सी अगर मैं ये खोलूं तो आज हमें बेसिकली क्या पढ़ना है. पहले तो हम एक इंट्रोडक्शन ले लेंगे इस चैप्टर का, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में एग्जैक्टली है क्या. देन विल गो विथ DNA, द DNA एंड पैकेजिंग ऑफ DNA. सी ये इंट्रोडक्शन है आपका पूरा यहाँ तक का. देन यू हैव DNA. ये थोड़ा सा लंबा है, आज की क्लास भी शायद थोड़ी सी लंबी हो. एंड देन यू हैव पैकेजिंग ऑफ DNA हेलिक्स. ठीक है, बस इतना ही करना है आज, बहुत हो जाएगा इतना भी. नेक्स्ट क्लास में करेंगे द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल. सो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि PYQ मैं आपको साथ में कराऊं या फिर नेक्स्ट PYQ की अलग एक क्लास करूं. तो प्लीज टेल मी दिस इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोग क्या चाहते हो, क्या हो, कैसे हो. उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं. आज की क्लास में नहीं कर रहे हैं PYQ. आज की क्लास में हम बस एक DNA एंड पैकेजिंग ऑफ DNA करेंगे. ठीक है, तो मेरे को प्लीज याद से बता देना कि कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसे करना है, ये साथ साथ करना है या फिर बाद में करना है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास. सो टुडेज टॉपिक इज DNA, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. जेनेटिक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, 30 मार्क्स का आता है ये. चलो अब स्टार्ट करते हैं इसे. In the previous chapter, you have learned that inheritance pattern and genetic basis of such patterns at the time of Mendel. The nature of those regulating the pattern were not clear. Over the next 100 years, the nature of putative genetic materials are investigated, culminating the realization that DNA is the genetic material. Okay, so the first question is कि what is the genetic material? First in human and second is other organism. इस क्वेश्चन का आंसर हमें आज मिल जाएगा. ठीक है, so DNA, deoxyribonucleic acid, is a genetic material at least for majority of the organism, not for all but for majority. अब मेजोरिटी में ह्यूमंस तो आएंगे ही आएंगे, तो इसके लिए हम इसको अभी तक DNA को जेनेटिक मटेरियल लिख सकते हैं. In class 11th, you have learned that nucleic acids and polymers of nucleotide. Now, deoxyribonucleic acid DNA and ribonucleic acid is RNA are the two different nucleic acids found in living system. Living system में हमें दो
न्यूक्लिक एसिड मिलते हैं. वन इज योर डीएनए, अनदर इज योर आरएनए. डीएनए तो ऑलमोस्ट मेजॉरिटी में जेनेटिक मटेरियल है, बट व्हाट अबाउट आरएनए? आरएनए, though it also act as genetic material in some viruses, but इसका प्राइम फंक्शन क्या है? It acts like a messenger. ठीक है. RNA has additional role as well. It functions as adapter, structural, and some catalytic property. It also acts as messenger, adapter, and some catalytic properties. ठीक है. In class 11, you have already learned the structure of nucleotide and the way these monomers are linked to form nucleic acid. How nucleotide? What's happening? See, nucleotide के monomers are linked together to form what? To form a nucleic acid polymer. ठीक है. Let's move ahead. In this chapter, we are going to form. In this chapter, we are going to discuss DNA, its replication. What is replication? The process of making RNA from DNA. Transcription, genetic code. What is genetic code? Sequence of amino acids and proteins, and how the protein is getting synthesized. That is known as translation. ठीक है. बेसिकली हमें तीन चीजें पढ़नी है. रेप्लिकेशन की आरएनए कैसे बनता है डीएनए से, जेनेटिक कोड दैट इज बेसिकली सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, एंड ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस को कहते हैं. ठीक है. द डिटर्मिनेशन of complete nucleotide sequence of human genome during last decade has set in a new era of genomic. In the last section, hello. Okay. So, the determination of complete nucleotide sequence of human genome during last decade has set a new era of genomic. In the last section, the essential of human genome sequencing and its consequence will also be discussed. Let us begin our discussion by first understanding the structure of most interesting molecule in the system, that is DNA. We will going to study the structure of DNA first, the most abundant genetic material, and the relationship with RNA. ठीक है. तो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन में बस इन्होंने यही बताया कि व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल. डीएनए ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द लिविंग बीइंग में जेनेटिक मटेरियल है, बट वेयर एज द आरएनए सम में वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल है, बट प्राइम इसका कंसर्न इज टू एक्ट लाइक अ मैसेंजर. और भी काम करता है, जैसे वर्क्स लाइक एन अडेप्टर एंड सम कैटालिस्टिक प्रॉपर्टीज. ठीक है. न्यूक्लियोटाइड के मोनोमर्स लिंक करते हैं, बनाते क्या है? न्यूक्लिक एसिड एंड इट्स पॉलीमर. अब हमें डीएनए का हमें स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप विद आरएनए पढ़नी है. ठीक है. ओके, दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन. अब हमें स्टार्ट करना है फर्स्ट अपना टॉपिक आज का, दैट इज डीएनए. ठीक है. Now let's start DNA. DNA is a long polymer of deoxyribonucleotides. Long polymer of deoxyribonucleotides. The length of DNA is usually defined as number of nucleotides or pairs referred to as base pairs. अब basically length of DNA क्या होगी?
जितने ज्यादा न्यूक्लियोटाइड कंबाइन होंगे उसे बनाने के लिए वही होगी, एंड वन न्यूक्लियोटाइड का एक बेस पेयर को यहाँ पर वो करा हुआ है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, बैक्टीरियोफेज इज नोन एज लैम्डा इंटू 174 विच इज इक्वल्स टू 5386 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। बैक्टीरियोफेज का लैम्डा कितना होता है आपका 48502 बेस पेयर, और ई कोलाई का कितना होता है 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर। ये याद नहीं रखने आपको, हाँ ये याद रखना है आपको। देखो, हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन जीनोम इज 3.3 इंटू 10⁹ इसका जनरली कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते, तो ये लोग हैप्लॉइड की जगह डिप्लॉइड पूछ लेंगे। अब डिप्लॉइड में क्या करोगे आप, 3.3 इंटू 2 दैट इज 6.6 इंटू 10⁹, ठीक है। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पे। लेट अस recapitulate the chemical structure of polynucleotide chain. The chemical structure अब ये किससे बनती है? There are three components. One is your nitrogenous bases. Other is your pentose sugar. Pentose sugar ribose in RNA because ribonucleic acid में ribose and deoxyribose in DNA. एंड अ फॉस्फेट ग्रुप। तो तीन चीजें क्या हो गई यहाँ पर, नाइट्रोजनस बेसिस, देन योर पेंटोस शुगर, एंड थर्ड वन इज फॉस्फेट ग्रुप। There are two types of nitrogenous bases. Nitrogenous bases के there are two types. One is your purines, another is your pyrimidines. Purines में आता है एडेनिन, ग्वानिन, ठीक है, एंड pyrimidines में आता है साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन. Uracil is generally involved in RNA. Thymine is present in DNA, and cytosine is present in both DNA and RNA. ठीक है. The nitrogenous bases are linked with OH with first pentose sugar are called as N-glycosidic linkage, such as adenosine in or deoxyadenosine and guanosine or deoxyguanosine. Cytosine और deoxyoside. See, इसमें क्या है बेसिकली, पहले हम ये देखते हैं प्यूरिन और पिरामिडीन को। प्यूरिन में इन्वॉल्व है ओनली ए एंड जी, एडिनोसाइन एंड ग्वानिन, बट पिरामिडीन में है साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। अब क्या बताया, यूरेसिल जो है वो हमेशा आरएनए में प्रेजेंट होगा एंड थाइमिन जो है वो हमेशा डीएनए में प्रेजेंट होगा, बट साइटोसिन बोथ डीएनए एंड आरएनए में प्रेजेंट होगा। ये एक चीज याद रखनी है बस। इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यू में, ठीक है। अब आता है आपका OH group linked with 1C pentose is your N-glycosidic. अब इसको लिखोगे कैसे, जैसे आपका आ गया इसमें एडिनोसाइन, एडिनोसिन है तो डीएनए में होगा वो, तो डीऑक्सी, डीएनए का डीऑक्सी, देन सेम एडिनोसिन। थाइमिन किस में प्रेजेंट होता है, सिर्फ डीएनए में, तो डीएनए का डीऑक्सी, थाइमिडीन, ठीक है। When a phosphate group is linked to the 5C of a nucleoside through phosphoester linkage corresponding to nucleotide, that this type of sugar is called as dinucleotide. अब अगर OH आपका 5th कार्बन पे लिंक्ड है तो उसको कहेंगे phosphoester linkage. Okay, more nucleotide can be joined in such manners to form a polynucleotide chain. A polymer that formed has at the end a free.
अब इसमें क्या कह रहा है, अ पॉलीमर दस फॉर्म हैज वन एंड फ्री, कि अगर एक एंड आपका फ्री है तो क्या होता है 5 एंड 3 प्राइम एंड होते हैं ना इसमें, तो योर 5 प्राइम एंड इज फ्री, दिस इज रेफर टू 5 एंड ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। अगर 5th एंड फ्री है तो 5 एंड ऑफ polynucleotide. Similarly, at the other end of polymer, the sugar have OH of third end free, तो उसे क्या कहेंगे, third end polynucleotide chain. Then you have a backbone. Backbone is made up of sugar and phosphate. The backbone of polynucleotide chain is formed due to sugar and phosphate. Nitrogenous bases are linked to sugar and forms the backbone. Plus nitrogenous bases are linked to sugar. We move ahead. In RNA, every nucleotide residue have additional OH present at the second position. हर RNA में एक additional OH present होगा at the second position. ठीक है. Also the RNA, the uracil is found at the place of thymine, the 5-methyl uracil, another chemical name of thymine. ये ना पूरा चैप्टर आपको याद रखना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा ना आपको, तभी याद रहेगा ये चैप्टर. In RNA, every nucleotide, see this, in every RNA every nucleotide have additional OH group present. एक लाइन ये याद रखनी है कि RNA में एक एडिशनल OH प्रेजेंट होगा और सेकेंड पोजीशन पे प्रेजेंट होगा, और यूरेसिल की जगह थाइमीन, यूरेसिल थाइमीन की जगह ले लेगा, एंड यूरेसिल का अनदर नेम इज 5-methyl uracil, अनदर नेम ऑफ थाइमीन. ठीक है. DNA is an acidic substance present in the nucleus, was first identified by Friedrich Michel in 1869. याद रखेंगे ये बात. He named it as nuclein. However, due to technical limitation and isolation, such polymer interact, the structure of DNA remained elusive for very long period. It was only in 1953 at किसने अब डिस्कवर किया, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ऑल्सो नोन एज द वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, द एक्सरे डिफ्रैक्शन. और क्या इसको कहा कि दिस स्ट्रक्चर रिजेंबल्स टू डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. ठीक है. वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ देयर proposition was base pair between two strands of polynucleotide chain. अब इसका एक हॉलमार्क पॉज कि इसके बीच में ना आपका क्या प्रेजेंट था, टू strands were present. अब एरविन शार्गाफ ने डबल स्टैंडर्ड आरएनए को वो करा. अब रेशियोज कैसे बनाए थे, एडेनिन थाइमीन के साथ बनाएगा एंड ग्वानिन साइटोसिन के साथ बनाएगा. अब इसमें क्या था, एडेनिन विल मेक डबल बॉन्ड विद थाइमीन एंड ग्वानिन विल मेक ट्रिपल बॉन्ड विद साइटोसिन. इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे. द बेस पेयरिंग कंफर्म a very unique property of polynucleotide chain. They are called to be complementary to each other. Complementary होंगे दोनों each other, एक दूसरे के साथ, and therefore if the sequence of bases in one strand is known as, and the sequence in the other strand can be predicted. Also, if each strand from a DNA, let us call it as parental. एक पेरेंटल स्टैंड होगा जिसको कॉपी करेगा, कॉपी वाला होगा टेम्पलेट स्टैंड. प्राइम स्टैंड कौन सा होगा आपका, पेरेंटल, एंड कॉपी स्टैंड कौन सा होगा आपका, टेम्पलेट. ठीक है. टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्टैंड. न्यू स्टैंड मतलब कॉपीड और द न्यू स्टैंड जो भी बनेगा वो होगा आपका टेम्पलेट. एंड टू डबल स्टैंडर्ड डीएनए, 10
प्रोड्यूस्ड वुड बी आइडेंटिकल होंगे दोनों पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल के साथ। दस द जेनेटिक implication of structure of DNA become very clear। अब आ गए हमारे the most important salient features of helix structure of DNA। एक सेकेंड। चलो वही कंटिन्यू करते हैं क्लास को। So let's discuss the salient features of double helix structure of DNA। These are all important, 1, 2, 3, 4, 5, right? 5 पॉइंट्स तो एग्जैक्टली याद करने हैं हमें आज। चलो लेट्स स्टार्ट दिस। पहले समझते हैं, फिर थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेंगे एंड देन वी विल लर्न देम। Starting with point number 1, it is made up of two nucleotide chain where the backbone constitute of sugar, phosphate and bases। मैंने बताया था बैकबोन किसकी बनी होती है, शुगर एंड फॉस्फेट की, जिसमें नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं। ठीक है। द टू चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। एंटी पैरेलल मतलब एक अगर 5:3 होगी तो दूसरी चेन 3:5 होगी, तभी तो एंटी पोलर होंगी। ठीक है। सेकेंड इज द बेस इन two strands are paired through हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब दो strands कैसे paired है, via hydrogen bonds forming base pair। What they form is a base pair। Adenine forms two hydrogen bond with thymine, and guanine form triple hydrogen bond with cytosine। See, guanine is bonded with cytosine with 3 hydrogen bond। As a result, always purines come opposite to pyrimidines। अगर ऐसे ही होगा तभी तो purines and pyrimidines opposite हो पाएंगे, एंड हमें क्या बनाना है, एंटी पैरेलल बनाना है। This generates approximately uniform distance between the two strands of helix। आप uniform distance between two strands of helix। The two chains are coiled at a right-handed fashion। The pitch of the helix, that is very 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 important, the pitch of the helix is 3.4 nanometer। That is 1 nanometer is equals to 10 to the power minus 9 meters and roughly equals to 10 base pairs। The distance between one base pair of a helix is 0.34 nanometers। The plane of one base pair stacks over the other is called is double helix। This is addition to hydrogen bond confers stability। Why they are making these bonds? To confer स्टेबिलिटी ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर। अब मैं बता देती हूँ इसमें क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट याद रखोगे आप लोग। एक चीज आपको ये याद रखनी है कि बैकबोन किससे बनी होती है, शुगर एंड फॉस्फेट से बनी होती है प्लस नाइट्रोजनस बेसिस। हमेशा जो दोनों चेन्स होंगी वो एंटी पैरेलल होंगी। अगर एक 5:3 है तो दूसरी 3:5 होगी। हाइड्रोजन बॉन्ड्स इनके बीच में फॉर्म होते हैं, एडेनिन और थाइमीन के बीच में 2 एंड गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3। तभी प्यूरिन एंड पिरिमिडीन अपोजिट होते हैं एक दूसरे से। पिच की आपकी जो लेंथ होती है दैट इज 3.4 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power minus 9। अब आता है डिस्टेंस बिटवीन पिच
तो कितना डिस्टेंस होता है? डिस्टेंस बिटवीन वन distance between base pair of pitch is equals to 0.34 नैनोमीटर। अब ये लोगों के बीच में H bonds क्यों प्रेजेंट होते हैं? टू अटेन स्टेबिलिटी। ठीक है, let's move ahead. Compare the structure of purines and pyrimidine. Can you find out why the distance between two polynucleotide chains remains almost constant? Why they remains almost constant? The proportion of double helix structure of DNA and its simplicity is explaining genetic implications become evolutionary. Very soon, Francis Crick proposed central dogma, a molecular biology which states that genetic information flows from DNA to RNA to protein. ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेंट्रल डॉगमा गिवन बाय व्हाट वाज सेंट्रल डॉगमा? एंड एक बार नीट के क्वेश्चन में क्या आया था कि आपका ना उन्होंने क्या किया कि पूरी सेम टू सेम इमेज दे दी, ये वाली, इसे हटा दिया। डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं ये पूछ लिया, या फिर इसे हटा दिया, या फिर इसे हटा दिया। तो आपको तीनों याद रखने हैं कि अगर डीएनए टू एमआरएनए जाएगा तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए टू प्रोटीन होगा ट्रांसलेशन, एंड बैक टू डीएनए होगा आरएनए टू डीएनए रेप्लिकेशन। याद रहेगा, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे से पढ़ना है। In some viruses, the flow of information is in reverse direction. That is from, generally क्या होता है, डीएनए से आरएनए जाएगी इंफॉर्मेशन in majority, but there are some exceptions where genetic information flows from RNA to DNA, where in some viruses. ठीक है, can you suggest a simple name of this process? Packaging of DNA helix is the second and the last topic of this class. देख लो ये कितना लंबा है, छोटा सा ही है, बस एक पेज का टॉपिक है। ओके, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। अब डीएनए कितना बड़ा है कि हमें उसे ना कंप्राइज करके बहुत छोटी सी जगह में फिक्स करना है। ठीक है, टेकन द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर, almost equals to 10 to the power minus 9 meter. If the length of DNA, a double helix in typical mammalian cell, is calculated by multiplying the total number of base pairs with, देखो, with 6.6 into 10 to the power minus 9. अब ये कैसे आ गया 6.6 into 10 to the power minus 9? हमने क्या पढ़ा था? 3.3 पढ़ा था हमने, बट रिमेंबर वो एक हैप्लॉइड सेल में था एंड वी हैव डिप्लॉइड सेल, तो दे जस्ट सिंपली मल्टीप्लाइड देम विद 2। अब पता कैसे चलेगा कितने हैं हमारे हमारी लेंथ कितनी है, डिस्टेंस कितना है? एक मेमेलियन सेल को दैट इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय 0.34 into 10 to the power minus 9. 0.34 is the distance between two consecutive base pairs. It comes approximately equals to 2.2 meter. 2.2 मीटर भी काफी लंबा होता है, दैट्स वाई उसको एक जगह पैक करने के लिए हमें पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स करना पड़ता है। ठीक है, इफ लेंथ ऑफ ई कोलाई इज 1.36 मिलीमीटर, कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर्स? बेस पेयर्स में क्या करना था, 1.36 को 0.34 से
मल्टीप्लाई करना है और अप्रोक्सीमेटली 4 आएगा इसका आंसर, 4 इंटू 10⁻6। याद है ये वाला आंसर मेरे को। जो भी आपको लेंथ दी हुई है उसको बस किसी भी बेस पेयर से पूछा है तो 0.34 इंटू 10⁹ से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। In prokaryotes, such E. coli, though they do not have a defined nucleus, DNA is not scattered throughout the cell. DNA is negatively charged. तो अब अगर हमें इसको पैक करके रखना है तो हमारे ख्याल से कि इसे पॉजिटिवली चार्ज से करना पड़ेगा, तभी तो होगा ना। नेगेटिव नेगेटिव तो रिपेल करेंगे, पॉजिटिव होगा तभी तो वो एक छोटी सी जगह में कंप्राइज होकर रह पाएगा। अब पॉजिटिवली चार्ज को क्या कहा, न्यूक्लियोइड। द डीएनए इन अ न्यूक्लियोइड is organized in large hoops held by proteins. न्यूक्लियोइड में ऑर्गेनाइज रहता है इन लार्ज हूप्स एंड किससे पकड़ा हुआ होता है, प्रोटीन से होता है। इन यूकैरियोट्स दीज organization is much more complex. अब इसमें क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज आर कॉल्ड एज हिस्टोन। हिस्टोन्स अ प्रोटीन एक्वायर्ड charges depending upon the abundance of amino acids which charge side chains. अब histones are very rich in basic amino acids like lysine and arginine. ठीक है, ये भी याद रखोगे आप। 8 मॉलिक्यूल्स का होता है इसलिए उसको हिस्टोन ऑक्टेमर कहते हैं। Negatively charged DNA is wrapped in positively charged histone octamers and thus the structures are called as, देखो negatively charged हो गया आपका DNA और पॉजिटिवली चार्ज हो गया आपका हिस्टोन। हिस्टोन है आपका 8 मॉलिक्यूल्स का, तो इसको कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। अब ये डीएनए हिस्टोन ऑक्टामर में रैप अप होगा और इस पूरी टर्म को क्या कहेंगे हम, न्यूक्लियोसोम। अब ये न्यूक्लियोसोम कितने बेस पेयर्स का होता है, 200 बेस पेयर्स का होता है ऑफ डीएनए हेलिक्स। अब इसमें एक और चीज जो हमें याद रखनी है, व्हाट दैट इज रिपीटिंग यूनिट। रिपीटिंग यूनिट मतलब जो बार बार आ रही है उसको कहेंगे हम क्रोमैटिन। क्रोमैटिन कैसी होती है, थ्रेड लाइक होती है, थ्रेड लाइक होगी ये। अब थ्रेड में याद है आपको बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल, तो स्ट्रिंग तो होगी आपकी क्रोमैटिन, बट न्यूक्लियोसोम ऑन क्रोमैटिन तो आपका बीट सी। थ्रेड लाइक हो गई आपकी क्रोमैटिन, बट इफ यू टॉक अबाउट बीट्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल तो स्ट्रिंग हो गया आपका क्रोमैटिन एंड बीड्स हो गया आपका न्यूक्लियोसोम्स। ठीक है, दिस इज सीम्स एज द बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल स्ट्रक्चर व्हेन viewed under the EM microscope, electron microscope. ठीक है, the threads, the beads on string structure in chromatids are packed to form chromatin fibers called condense at metaphase stage. ये भी याद रखेंगे, of cell division to form chromosomes. The packing of chromatin at higher level requires additional set of proteins that collectively refers to non-histone chromosome. This is important and ये ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो इसको पहले समझ लेते हैं कि ये क्या कह रहा है, क्योंकि आप इसे 1-2 बार पढ़ोगे ना आपको तब भी समझ नहीं आएगा, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है, पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन। क्रोमैटिन था आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एट हायर लेवल। जो क्रोमैटिन है ना उसे पैकेज करने के लिए एक हायर लेवल रिक्वायरमेंट होती है एक प्रोटीन की, विच इज नोन एज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ठीक है, अब ये फर्दर क्या कह रहा है कि नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन दैट इज नोन एज NHC के 2 पार्ट टाइप्स होते हैं। वन इज डेंसली पैक्ड, अनदर इज लूजली पैक्ड। लूजली पैक्ड है आपका यूक्रोमैटिन, डेंसली पैक्ड है आपका हेट्रोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन जो है वो
ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, बट हेट्रो जो है वो इनएक्टिव है क्योंकि वो डेंसली पैक्ड होता है। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसे एक बार। इन अ टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ क्रोमैटिन आर लूजली पैक्ड referred as euchromatin, loosely packed are referred as euchromatin, and some are more densely packed and strained. Densely मतलब डार्क होंगे और ये वाले कैसे होंगे, लाइट होंगे, are known as heterochromatin. Euchromatins is said to be transcriptionally active whereas hetero are inactive. ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस क्लास। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो। नहीं आया हुआ, कुछ भी मिस आउट हो गया हो या फिर कुछ भी जल्दी हुआ हो या फिर कुछ भी ऐसा हो, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, आप लोगों को वापस समझा दूंगी। एंड जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करा हुआ है, हाईलाइट करा हुआ है, वो तो डेफिनेटली याद रखना है। इसमें अभी आज की क्लास में तो मैं पीवाईक्यू नहीं करा रही। आप मुझे बताओ कि पीवाईक्यू करने हैं, कैसे करना है, क्लास के साथ साथ करने हैं या फिर एक और अलग सी क्लास में शेड्यूल करना है। सिर्फ पीवाईक्यू करने तो इम्पोर्टेंट है, करने तो है ही, अब साथ साथ करने हैं कि बाद में करने हैं वो आप डिसाइड कर लो, मैं आपको उसी के अकॉर्डिंगली करा दूंगी। और प्लीज अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स मुझे दिया करो क्लास के बाद कि आपको क्लास कैसी लगी। अच्छी नहीं लगी तब भी बताओ, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। बाकी दिस वॉज ऑल फॉर द क्लास। फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में बता देती हूँ क्या होगा। एक बार आप पढ़ के भी आओ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल हमें करना है। ठीक है, मेरे ख्याल से एक टॉपिक और कवर कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में हम, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ आरएनए, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ आरएनए। ठीक है, आरएनए वर्ल्ड तक खत्म कर लेंगे और मे बी विल देखते हैं आरएनए वर्ल्ड भी शायद कंप्लीट कर ले, रेप्लिकेशन नेक्स्ट क्लास से करें। अब देखते हैं कैसे करना है, मैं बता दूंगी आपको नेक्स्ट क्लास में। मैं नोट्स बनाकर लेके आऊंगी। मेरे को कमेंट्स में बता देना प्लीज कि आपको पीवाईक्यूज कैसे करना है, साथ करना है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में ना पीवाईक्यूज भी लेके आऊंगी, प्लस पीवाईक्यूज प्लस उसकी एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लास। प्लीज गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू फॉर बीइंग देयर।